आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रीतम जी, आपका तबीयत खराब था, अब आप ठीक हो गए, अब आप कंटिन्यू क्लास करेंगे, बहुत अच्छा बात है। तो चलिए सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सुरक्षित और सतर्क दोनों होंगे और ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। चलिए आज हम क्लास करने वाले हैं SI का आखिरी टॉपिक, और SI का आखिरी टॉपिक में हम आज करने वाले हैं किस्तों पर आधारित प्रश्न। तो चलिए किस्तों पर आधारित प्रश्न के लिए आपको थोड़ा सा करवाते हैं किस्तों के रिवीजन और किस्तों के बारे में आपको समझाते हैं। और अब आप थोड़ा सा जो आज ही क्लास कर रहे हैं 5 मिनट के लिए अपने आप को मेरे हवाले कर दीजिए और चीज़ों को बारीकी से समझिए, ताकि जब मैं लास्ट में ये क्वेश्चन शॉर्ट में बनाऊं तो आपको ये ना लगे कि तुलना क्यों किए, गुना क्यों किए, ऐसा क्यों किए। तो पहले बात को गहराई से समझिए। माना कि 1000 रुपया की राशि है, 1000 रुपया की राशि मैंने किसी से कर्ज लिया, 1000 की राशि। तो ये हमने किसी से कर्ज लिया वर्तमान में, आज मैंने एक कर्ज लिया है, वर्तमान में मैंने एक कर्ज लिया, और जो मुझे कर्ज दे रहा है तो उसने कहा कि मैं तुम्हें कर्ज तो दूंगा, लेकिन ये बताओ तुम कितने सालों के लिए कर्ज लोगे। मैंने कहा 5 साल बाद हम पैसा लौटा देंगे। बोला ठीक है ले जाओ, 5 वर्ष के बाद तुम मेरे को पैसा दे दियो, लेकिन मैं इस पे ब्याज लूंगा। हमने पूछा कि कितना लोगे, तो उसने कहा 10% के दर से हम पैसा लेंगे ब्याज। तो 10% के दर से मैंने सोचा कि 1000 रुपया कर्जा लिए हैं और 5 सालों के बाद हम इसको लौटाएंगे, तो 5 वर्षों के बाद अगर हम लौटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये मेरा वर्तमान कर्ज है, यानी इसका आज का कीमत 100 है। 5 साल बाद 10-50 के हिसाब से मुझे इसको 150 लौटाना पड़ेगा, यानी मुझे 1500 रुपया की राशि इसको लौटाना पड़ेगा 5 साल बाद, अगर एक बार में हम लौटाना चाहते हैं तो। बात को 5 मिनट केवल गौर से सुनो। किस्त का जो प्रश्न है आपको माइंड में यहां सेट हो जाएगा और सवाल को आप ऐसे करके तुरंत हल कर दोगे, लेकिन 5 मिनट का वक्त आपको मुझे पूरी ईमानदारी के साथ देना होगा। आपको लगना चाहिए कि मैं आपके सामने हूं, आप मेरे सामने हो। मैंने किसी से कर्ज मांगा कि 1000 रुपया का मुझे जरूरत है, मुझे चाहिए। उसने मुझे कहा हम देंगे तो, लेकिन तुम पैसा मुझे कै साल बाद लौटाओगे। मैंने कहा पैसा तुमको 5 साल बाद लौटा देंगे। उसने कहा 10% का ब्याज भी लेंगे हर एक साल। मैंने सोचा कि 1000 रुपया का कर्जा लिया तो 1000 का तुलना वर्तमान में 100 से, 5 साल के बाद हमारा 10-50% ब्याज होगा, यानी 1500 रुपया मुझे लौटाना है इसको, यानी 1000 के कर्ज को मुझे 1500 लौटाना है। मैंने 1 साल बाद देखा कि मेरे पॉकेट में कुछ पैसा आ गया। मैं इसके पास गया और उससे कहा कि देखो मेरे पास कुछ पैसा आ गया है, ऐसा करो कि तुम हर साल का मेरे ऊपर एक किस्त बना दो और मैं 5 साल में धीरे धीरे कर्जा चुका दूंगा। एक बार शायद हमसे नहीं हो पाएगा। उसने कहा ठीक है, ये ले 1500 रुपया तुमको देना था और 5 बराबर भाग में तुम देना चाहते हो, तो ये लो 5 बराबर भागों के हिसाब से 300 रुपए के हिसाब से तुम मुझे दे देना, तुम्हारा कर्जा खत्म हो जाएगा। उसने कहा कि 5 साल बाद मेरा कर्जा 1500 होता है और 1500 को तुम बोल रहे हो कि 5 हिस्सा में लौटाएंगे, तो मैं 1500 को 5 हिस्सा में बांट देता हूं, यानी 300 रुपया करके तुमको लौटाना है। मैंने उसको कहा भाई मैं 1500 रुपया तुमसे कर्जा नहीं लिया हूं, मैं कर्जा 1000 रुपया लिया हूं और मैं तुमको पहला ही साल हम तुमको कुछ लौटा रहे हैं। तो साधारण ब्याज का नियम होता है कि किसी के पैसे को यूज करने का दिया गया फीस, अगर मैं 1000 को लगातार 5 साल बाद लौटाता, यानी डायरेक्ट 5 साल बाद लौटाता, तब मुझे 1500 देना है। जबकि मैं तुम्हें 5 किस्त में आकर कुछ कुछ रुपया दे रहा हूं और बराबर बराबर हिस्सा में दे रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं जो है, माना कि तुमको 5 किस्त 100 रुपया का दे रहा हूं, मैं तुम्हें 100 रुपया का 5 किस्त दे रहा हूं और 5 किस्त दे रहा हूं। अगर मैं ये वाला किस्त जो अभी दिया हूं, मान लिया जाए ये साल हुआ, ये यहां पर मैंने कर्जा लिया और जब 1 साल बीत गया तो मैं ये वाला राशि इसको लौटाने गया, तो ये वाला राशि अगर मैं पहला ही साल के बाद लौटाने गया, अगर ये राशि मैं यहां ले जाके देता, यानी ये वाला जो कर्जा है वो मैं 1 साल के बाद नहीं देकर इसको 4 साल और यूज करता, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यानी यहां पे जाके देता, तो 4 साल का ब्याज तुम हमसे और लेता, यानी आप 10% की दर से 4 साल में 40 ब्याज और लेते, यानी आप ये पैसा 100 की जगह 40 और यानी 140 तब लेते जब ये मैं पैसा 1 साल नहीं 4 साल और यूज करता। तब जब मैं इस पे 1 ही साल आपको यूज करके दे रहा हूं, 1 ही साल में मैं पैसा लौटा रहा हूं, ये वाला राशि मैं तुम्हें 1 ही साल बाद लौटा रहा हूं, तो इस पे 4 साल का कर्ज तुम ब्याज क्यों और जोड़ा? क्योंकि 1500 जो है उसको आपने 5 भाग में बांट दिया 300 के हिसाब से। इसका तो ये मतलब हुआ कि मैं पूरे पैसा का ब्याज 5 साल के लिए दे रहा हूं, जबकि मैं ये वाला किस्त जो है
पहला ही साल में चुका दिया तो आपने इस पे 4 साल का और ब्याज जोड़ दिया, तो आप इस पे 10% की दर से 40 रुपया ब्याज और तब देते जब ये वाला किस्त हम 4 साल बाद लौटाते, और ये वाला किस्त पर हम यहां पर वापस लौटाते, यानी 1 साल 2 साल 3 साल बाद, तब हम आपको 10% की दर से 30 रुपए इस पे और ब्याज देते। अगर हम इस पे 2 साल और यूज करते तो 10 गुना 20% यानी 20 रुपया और देते, और इस पे हम 1 साल और यूज करते तो 10% की दर से 10 रुपया और ब्याज देते, और इस पे तो आपने सही लिया, लास्ट तक आपने सही लिया। मतलब कहने का मेरा यह है कि आपने जो 5 भाग लगा दिया तो आपने सीधा सीधा सभी का ब्याज 5 सालों का जोड़ दिया, जबकि मैं पहला किस्त यही दे रहा हूं, तो इस पे आपने 4 साल का ब्याज ज्यादा जोड़ दिया, यानी आपने 40 रुपया ज्यादा जोड़ दिया। इस पर 30 ज्यादा जोड़ दिया, इस पे 20 ज्यादा जोड़ दिया, इस पे 10 ज्यादा जोड़ दिया। ये तो सही लिया आप, क्योंकि इसको मैंने 5 साल तक यूज किए, इस पे आपने कुछ ज्यादा नहीं जोड़ा। तो आपने ले दे के ये टोटल जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट लेके जोड़ दिया वो 100 200 300 400 500 40 30 70 20 90 10 100, यानी टोटल आपके अनुसार यहां पर 600 रुपया बन गया, जबकि यहां पर आपके अनुसार आपने 600 रुपया की राशि इसमें जोड़ दी है, और यहां 1500 है, तो 1500 का तुलना 600 से, और प्रत्येक किस्त का वास्तविक कीमत आपका 100 ही रुपया होना चाहिए था, यानी आपका होना चाहिए था 6 दूना 12 6 25 250 का किस्त होना चाहिए था, जबकि आपने 3300 का किस्त जोड़ दिया, आपने ज्यादा जोड़ दिया। आपने क्या किया? ज्यादा जोड़ दिया। ठीक है, तो आपका जो किस्त होना चाहिए वो 300 का नहीं होना चाहिए, 250 का होना चाहिए। आपका किस्त 300 का नहीं होना चाहिए, 250 का होना चाहिए, यानी आपका किस्त का एक कीमत 250, तो 5 किस्त में लौटाने का मतलब है हमारे अनुसार 1250 रुपए में कर्जा समाप्त होना चाहिए। यानी अगर मैं अभी जो कर्जा लिया 1000, वर्तमान कर्ज 1000, और अगर इसको मैं 5 साल बाद डायरेक्ट लौटाऊं तो आपका देय ऋण 5 वर्ष के बाद अगर लौटाता तो 1500 होता, लेकिन अगर मैं किस्तों में इसको लौटाऊंगा तो टोटल मुझे 1250 में ही मेरा किस्त खत्म हो जाएगा, यानी किस्तों वाला कीमत वर्तमान से ज्यादा और 5 साल के बाद से कम होता है। इस चीज का ध्यान रखना था आपको। यह चीज समझाने के पीछे उद्देश्य यह था कि प्रत्येक किस्त का वैल्यू ऐसे निकालना है। ठीक है, ये होता है आपका किस्त का कीमत। तो मुझे 5 मिनट का वक्त आपसे और चाहिए ताकि मैं और गहराई में आपको समझा पाऊं। आप समझिए, एक आदमी है, वो 1000 रुपया का कर्जा लिया और साहूकार को बोला 5 साल बाद लौटाऊंगा। साहूकार बोला 10% के हिसाब से ब्याज लूंगा, तो 10% के हिसाब से आपका 50 ब्याज होता है, तो कर्जा का तुलना 100 से, और बाद में लौटाने वाला राशि मिश्रधन तो 150 यानी 1500 लौटाएगा। कब? जब आज लेके डायरेक्ट 5 सालों के बाद आएगा, यानी आज हम पैसा ले लिए और डायरेक्ट उस महाजन के बाद 5 साल के बाद जाएंगे, तो 5 साल के बाद जाएंगे तो हमको 1500 देना पड़ेगा। मैंने साहूकार को बोला मुझे 5 बराबर बराबर भागों में किस्त बना दीजिए। उसने कहा कि 1500 को 5 बराबर किस्त बांट दो, यानी 300 का किस्त पड़ा। मैंने तुरंत वहां पर साहूकार को बोला 1500 का किस्त तब आप बनाते जब हम 5 साल के बाद आपको आके लौटाते। मैं तो पहला किस्त 1 ही साल बाद दे दिया हूं, तो जो पहला किस्त मैंने लौटाया आप उस पे ब्याज 4 साल तक और क्यों लेंगे? क्योंकि साधारण ब्याज का नियम होता है कि जितना साल तक मैं आपका पैसा यूज करूंगा उतने ही साल का मैं ब्याज दूंगा। और आपने इस पे क्या किया है कि आप मेरे अनुसार जो होता है उससे आप 4 साल का एक्स्ट्रा ब्याज जोड़ दिए हैं। तो 4 साल का एक्स्ट्रा ब्याज कितना जोड़ दिए? 10% के हिसाब से 40 ज्यादा जोड़ दिए। यहां 3 साल का एक्स्ट्रा जोड़ दिए, 30 ज्यादा जोड़ दिए। यहां 2 साल का एक्स्ट्रा जोड़ दिए 20, और यहां 1 साल का एक्स्ट्रा जोड़ दिए 10। यहां तो आपने बिल्कुल सही किया, कोई एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा, क्योंकि इसको मैंने 5 साल तक यूज किया और आपने 5 साल का ब्याज जोड़ा है। यानी आपके अनुसार टोटल जो किस्त बन गया वो 600 टोटल राशि बन गया। यहां आपने 1500 का टोटल राशि था, यहां 1500 का तुलना 6 से, जबकि रियल किस्त आपका 100 का होना चाहिए, यानी 250 का होना चाहिए। यहां तक में किसी को अगर कोई डाउट है तो आप बोलिए, फिर हम वापस इसको और शॉर्टकट में करना चाहते हैं। यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो एक बार यस बोलिए। देखिए, जो एक्स्ट्रा वाला कीमत आया उसका तुलना एक्स्ट्रा वाला से, और जो रियल किस्त होना चाहिए उसके लिए 100 से गुना। ठीक है, तो यह होता है आपका देय ऋण, यह होता है देय ऋण, और यह होता है वर्तमान ऋण, यानी ये प्रेजेंट वर्थ और ये आपका ड्यू डेप्थ। ठीक है, ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी से कर्जा लीजिएगा तो आप अगर किस्तों में लौटाइएगा तो किस्तों वाला कर्ज लौटाने वाला कीमत से ज्यादा, किस्त वाला रेट आपका वर्तमान रेट से ज्यादा, और उधार वाला डायरेक्ट 5 साल के बाद वाला से कम होगा। ठीक है, तो अब समझिए, अब एग्जाम में इतना सोच के नहीं बनाना है। एग्जाम में कैसे रहेगा लैंग्वेज वो दोबारा समझाते हैं आपको। एग्जाम में लैंग्वेज ऐसे रहेगा, भाई कि
क्वेश्चन रहेगा कि 10% की दर से 5 वर्षों के बाद 1500 रुपया की देय राशि को 1500 रुपया का देय राशि का प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। यानी 10% की दर से 5 वर्ष में 1500 रुपया देय ऋण। तो देय ऋण लिखने का मतलब हुआ, देय राशि लिखने का मतलब हुआ, वो 1500 रुपया आपका वर्तमान मूल्य नहीं है, वो है 10% की दर से 5 साल बाद लौटाने वाली राशि। ये वर्तमान राशि नहीं है, ये राशि है 5 साल बाद लौटाने वाला। यानी आप 10% की दर से 5 साल बाद लौटाएंगे, बीच में कोई पैसा नहीं देंगे, तो आपको 1500 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप उसको किस्तों में चुकाना चाहते हैं तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? अगर 5 बराबर किस्त में, आप तुरंत मान लेंगे 5 बराबर किस्त 100 का, 5 बराबर किस्त 100 का, और तुरंत कहेंगे इस पे आपका, अगर हम 5 साल बाद लौटाने जाते तो इस पैसा को 4 साल यूज और करते तो 40% एक्स्ट्रा ब्याज लगता, इसको 3 साल और यूज करते तो 30% एक्स्ट्रा लगता, इसको 2 साल यूज करते तो 20 एक्स्ट्रा लगता, इसको 1 साल और यूज करते तो 10। इस पे तो बिल्कुल सही है क्योंकि 5 साल यूज किए। यहां 5 साल बाद देते डायरेक्ट तो 1500, यहां 5 साल बाद देते तो 600, अगर प्रत्येक किस्तों में देते तो 100 से गुना करेंगे, आंसर हो जाएगा 250। सीधा ऐसे बनाना है, ठीक है भाई? ठीक है। और शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो अभी हम बता देते हैं, लेकिन आप एग्जाम में आप इसको यूज तब करिएगा जब आप एक्सपर्ट हो जाइएगा। आप इसको तुरंत ऐसे करेंगे, ऐसे देखिए, प्रत्येक किस्त 100 का मान लेंगे, 5 किस्त, तो 5 किस्त में तो एक पहला किस्त में 4 एक्स्ट्रा देते तो 40, तीसरा 30, चौथा 30, 20 और 10। 5 किस्त रहेगा तो 4 बार जाना है, 3 किस्त रहेगा 2 बार जाना है, 8 किस्त रहेगा तो 7 बार जाना है। तो 5 किस्त है तो 4 बार जाएंगे, तो 4 बार जाएंगे तो 10 चौका 40, 10 तिया 30, 10 दूना 20 और 10 एकम 10, और ये टोटल हो जाएगा 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100, और ये 5 किस्त में 500, तो 500 एक 600, 1500 का तुलना 600 से, और प्रत्येक किस्त का दाम निकालना 100 से गुना। लेकिन मेरे भाई ये तब करना जब आप एक्सपर्ट हो जाना। एक्सपर्ट कैसे होंगे? जब आज हम पढ़ाएंगे उसको आप दोबारा बनाएंगे, और जब उसको तिबारा बनाएंगे तो आप खुद ब खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन तो और हम शॉर्टकट एग्जाम में अगर हम बैठे होते हैं तो इसको सीधा ऐसे करते हैं, सीधा ऐसे करते हैं। 5 किस्त में लौटाना है 100 का 500, एक्स्ट्रा कितना जोड़ा हुआ है इस पे? अगर 1500 लौटाएंगे 5 साल के बाद तो एक्स्ट्रा कितना जोड़ा हुआ है? 5 किस्त मतलब 40, पहला किस्त में 4 एक्स्ट्रा यानी 40, दूसरा में 30, तीसरा में 20 और चौथा में 10, पांचवा तो सही है। तो 100 इधर हो गया, 500 इधर हो गया, 600, 1500 का तुलना 600 से, और प्रत्येक किस्त का मान निकालना 100 से गुना। लेकिन आप बताओ, इतना फास्ट में आप बनाइएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। तो अभी पहले सीखना है, सीखने के बाद दूसरा क्या करना है कि फिर आप कम मेहनत करके बनाना है, तीसरा में माइंड में बनाना है। तो आप 3 से, अगर एक चैप्टर को आप 3 से 4 बार बना लेते हो, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता है एग्जाम को करवाने से। और आज आपको एक खुशखबरी भी सुना देते हैं कि 5000 वैकेंसी आया है एसबीआई एसोसिएट बैंक के लिए। 5000 वैकेंसी, और बहुत दिनों के बाद आया है 5000 की वैकेंसी। तो आपके पास अच्छा मौका है, मैथ आपने कंप्लीट कर लिया है, रीजनिंग पे टूट पड़ो, मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश, यही तो होता है बैंकिंग में। तो आपका 5000 वैकेंसी आया है एसबीआई एसोसिएट बैंक के लिए। एग्जाम 3-4 महीने बाद ही होना है क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है। तो 4 महीना में मैथ का अच्छा रिवीजन हो जाएगा। आपके मैथ की वैलिडिटी मैंने अगस्त तक करवा दिया है, इसी के लिए क्योंकि आप ही लोग रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये जो आपका बैच का वैलिडिटी है, मैं आपको जब मैं स्टार्ट किया था उस दिन तक पूरा 1 साल करवा दिया है। तो आप इसको रिवाइज कर लीजिए जो मैथ है, और रीजनिंग पे टूट पड़िए, मैथ और रीजनिंग आपको रिजल्ट निकलवा देगा। सही है? इसमें बहुत कुछ पूछ सकता है, तो हर चीज को हम डिटेल से सोल्व करते जाएंगे। यहां चलिए पहला सवाल बनाइए। सवाल कई प्रकार के होंगे, हर सवाल को आपको दिखाते चले जाएंगे। यहां देखिए पहला क्वेश्चन बनाइए, आप लोग पढ़िए तो जरा सा। और किसी का, कोई भी बच्चा का अगर बैच, कब स्टार्ट किए हम आपका बैच? जब भी स्टार्ट किए होंगे, अगर पहले बैच हट जाता है तो आप इस नंबर पे देखो 9608860786, 9835 886 और 786, ठीक है? इस नंबर पे कॉल करके अपना बैच को फिर से एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है? मान लिया जाए आपका बैच अभी जितने दिन का वैलिडिटी है उससे पहले, क्योंकि पूरा मैथ का वैलिडिटी मैंने 1 साल कर दिया है, तो 1 साल इसलिए कर दिया क्योंकि अभी 1-2 वैकेंसी लेटेस्ट में है। तो मुझे पूरा उम्मीद है रिजल्ट आप ही लोग दोगे। अभी जो नया पढ़ने आया वो थोड़ा रिजल्ट देगा, जो 1 साल पूरा मेहनत किया उसको रिजल्ट होगा। तो अगर बैच आपके ऐप पर से हट जाए तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप तुरंत इस नंबर पर कॉल करेंगे और अपने बैच को फिर से रीएक्टिवेट करवा लेंगे, ठीक है? रीजनिंग का बैच आ रहा है ना, रीजनिंग का बैच 7 मई से आ रहा है, तो उस बैच को परचेज कर लीजिए। 7 मई को आ रहा है, 4 से 5 महीना के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। 4 से 5 महीना के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा रीजनिंग का बैच आ रहा है ना, उसको परचेज कर लीजिए। 7 मई से खत्म हो जाएगा वो। चलिए
मैथ का वैलिडिटी हम अगस्त तक कर दिए हैं, ठीक है। अगस्त से पहले आपका बैच हट जाए तो तुरंत एक्टिवेट कर लीजिए। सर चलिए सवाल बनाइए। देखिए लिखा हुआ 1092 रुपया पर 3 वर्ष में 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ली जाने वाली वार्षिक किस्त क्या है। तो यहां देखिए यानी 1092 रुपया 3 साल के बाद 12% की दर से देना है, तो उसका प्रत्येक किस्त में बांधेंगे तो प्रत्येक किस्त का रेट क्या आएगा। तो देखिए 3 बरस में लौटाना है यानी प्रत्येक किस्त का मान 100 कर देंगे, और 1092 लौटाना है 3 साल के बाद। अगर हम इसको तीसरा साल में लौटाते तो 2 साल का ब्याज और लगता 24, अगर इसको 1 साल बाद लौटाते तो 1 किस्त का ब्याज और लगता 12। आइए तो ठीक ही है 0। तो यहाँ 336 हो गया, टोटल 336 हो गया, और प्रत्येक किस्त का दाम निकालना है 100 से गुना, ठीक है। तो यहां देखिए काटिए इसको, इसको काटिए। 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 8 32 और 4 चौका 16। अब 1092 में अगर इसको काटेंगे तो ये जो होगा 84 को अगर 1092 से भाग देंगे तो एक बार में लग जाएगा 84। 9 में से 4 गया 5, 10 में से 8 गया 2 और ये 2। अब कटेगा ये 4 बार में, तो 4 तिया 12, 8 सॉरी 3 बार में कटेगा, 3 बार में 4 तिया 12, 8 तिया 24, 1 25, 13 बार में कट जाएगा। 13 पचे 65, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 26 अच्छे 32। प्रत्येक किस्त का दाम 325 रुपया, प्रत्येक किस्त का दाम 325 हो जाएगा, ठीक है। शुभम बालक सब कटता है, काटोगे तब ना, नहीं कैसे कटेगा। प्रत्येक किस्त का दाम 325। भाई कैलकुलेटिव रहता है, कैलकुलेटिव रहेगा ही। यहां जाइए, देखिए उल्टा प्रश्न है। कह रहा है यदि 900 रुपया वार्षिक किस्त हो, यानी एक किस्त का दाम दिया हुआ है 900 रुपया हो, तो 5 वर्ष में जमा की जाने वाली धनराशि ज्ञात करिए यदि वार्षिक ब्याज की दर 10% हो। तो 5 वर्ष में 5 किस्त लौटाएगा, एक 100 का। 5 वर्ष में आपका 5 किस्त लौटाएगा आपका 100 रुपये का। तो ये कहता है, अब सवाल देखिए क्या कर रहा है, अगर किस्तों में लौटाएगा तो 900 रुपया का 5 किस्त बनेगा। अगर डायरेक्ट 5 वर्ष में 5 वर्ष के बाद जमा करेगा तो टोटल कितना जमा करना पड़ेगा। यानी सवाल का लैंग्वेज समझो, अगर आप किस्तों में लौटाइएगा तो 900 का 5 किस्त बनेगा। अगर डायरेक्ट 5 साल बाद लौटाइएगा तो टोटल एक साथ कितना लौटाना पड़ेगा। तो एक साथ लौटाने वाला टोटल देय राशि किस्तों में देय राशि से ज्यादा होता है। तो देखिए अगर आप एक साथ डायरेक्ट देने जाएंगे तो इसमें आपको 4 साल का ब्याज और लग जाएगा 40, और इसको अगर लास्ट में लौटाएंगे तो 3 साल का ब्याज और लग जाएगा, और इसमें 2 साल का ब्याज और लग जाएगा, इसमें 1 साल का ब्याज और लग जाएगा। ये तो बिल्कुल सही है, 5वें किस्त में आपका एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगेगा, जो है वही लगेगा। यहां प्रत्येक किस्त का दाम 900 और यहां प्रत्येक किस्त का दाम 100। अगर 5 साल बाद लौटाने जाएगा तो ये तो देना ही पड़ेगा, साथ में ये भी देना पड़ेगा। तो 500 एक 600 लौटाना पड़ेगा, यानी आपका हो जाएगा 5400 रुपया। अगर आप 5 साल बाद डायरेक्ट लौटाने जाइएगा तो 5400 रुपया देना पड़ेगा, और किस्त में देने जाइएगा तो 900 का 5 किस्त यानी 4500 रुपया में काम खत्म। किस्तों में लौटाइएगा तो 4500 में कर्जा सध जाएगा। अगर डायरेक्ट 5 साल बाद लौटाने जाइएगा तो वही 4500 आपका 5400 बन जाएगा, क्योंकि आप सारा पैसा को 5 साल तक यूज किए। अब जरा मुझे बताइए, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? जितने बालक देख रहे हैं, रुपेश जी, प्रिंस जी, रश्मि जी, गोलू जी, प्रीतम जी, क्या आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? अब लैंग्वेज समझ आ रहा है? देखिए 900, देखिए डिजिट आजकल कैलकुलेटिव रहता ही रहता है, डिजिट कैलकुलेटिव आजकल रहेगा ही रहेगा। देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है, कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपया के ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा अगर दर 12% वार्षिक हो। इसका मतलब हुआ कि 4 समान किस्त में अगर लौटाएगा तो प्रत्येक किस्त का दाम कितना है, अगर 944 रुपया जो है आपका 4 साल के बाद देना है। 944 रुपया का कर्जा है 4 साल के बाद, यानी अगर डायरेक्ट 4 साल बाद लौटाने जाएगा,
अगर डायरेक्ट 4 साल बाद लौटाने जाएगा तो 944 पर लौटाना पड़ेगा, और किस्तों में लौटाएगा तो प्रत्येक किस्त का दाम क्या होगा। तो देखिए, अगर किस्तों में लौटाएगा तो प्रत्येक किस्त का दाम मानते हैं 100, 4 साल में 4 किस्त, और अगर ये 4 साल बाद लौटाने जाता, यानी इस पैसा को 3 साल और यूज करता, तो उसको 36 रुपया और ब्याज देना पड़ता 12% के हिसाब से। इसमें लास्ट में लौटाता 2 साल का और देना पड़ता, इसको 1 साल और यूज करता तो 1 ना और यूज देना पड़ता, इसको तो लास्ट तक यूज किया, इसमें एक्स्ट्रा कुछ और नहीं देना पड़ता, 0 देना पड़ता एक्स्ट्रा। तो यहां टोटल 944 रुपया कब है? 4 साल के बाद। यहां 4 साल के बाद देना पड़ता तो टोटल कितना देना पड़ता? जरा देखिए, 400 इधर हो गया, और इधर 36 और 24 60, 60 अब 12 आपका 72, यानी 472 रुपया देना पड़ता। और अगर प्रत्येक किस्त का दाम निकालना है तो प्रत्येक किस्त का दाम 100 से, यहां आपका 2 बार में आंसर हो जाएगा 200। ठीक है। एक प्रमोद राज जी हैं, प्रमोद राज जी, लैंग्वेज को अच्छे से समझिए, मैं बार बार अच्छे से समझा रहा हूं आपको। कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपया के ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा? यानी 944 पे आपको कब देना पड़ेगा? 4 सालों के बाद। 4 साल के बाद पैसा लौटाने जाइएगा तो 944 पे लौटाना होगा, और अगर किस्तों में लौटाना है तो कितना का किस्त पड़ेगा? तो 200 का किस्त। किस्तों में मात्र 800 में कर्जा खत्म हो जाएगा, और आपका डायरेक्ट 4 साल बाद देने जाएगा तो 944 पे वही कर्जा का लगेगा। ठीक है, चलिए, अब आपने रफ्तार पकड़ लिया है। अब देखिए, सवाल घूमेगा भी तो आप नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि आपको मैंने एकदम बेसिक से उठाया। ठीक है। प्रमोद राज जी केवल नेगेटिव कमेंट करके भाग जाते हैं। कहां है प्रमोद राज जी? आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया, तो आप बोल नहीं रहे हैं, खाली एक ही चीज आप बोलेंगे, फिर से बताइए, दोबारा बताइए, सर समझ में नहीं आया, यही चीज खाली वो बोलेंगे। ये तो कभी बोलेंगे नहीं कि हमको समझ आया सर, थोड़ा और मेहनत करेंगे सर समझ में आ जाएगा सर। उनके अंदर पॉजिटिव का कोई भाव ही नहीं है। खाली आप कोरोना में नेगेटिव रहो, बाकी दुनिया के हर चीज में पॉजिटिव रहो। केवल कोरोना में नेगेटिव रहिए, बाकी दुनिया के हर चीज में पॉजिटिव रहिए। चलिए, सवाल है, 848 रुपया की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है, तो कितने उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्त बताइए। यानी प्रत्येक किस्त का मान बताना है। देखिए, 4 वर्ष में चुकाना है, तो माना कि प्रत्येक किस्त का दाम 100, प्रत्येक किस्त का दाम कितना 100। और अगर 848 रुपया कब लौटाना पड़ता? जब हम पैसा डायरेक्ट 4 साल बाद देने जाते। तो हमने पहला किस्त तो शुरू में ही दे दिया, तो अगर हम इसको 4 साल बाद लौटाने जाते, यानी 3 साल और पैसा रख लेते, तो हम 12 रुपए इसमें और ब्याज देते। अगर इस पैसा को 2 साल और रखते तो 8 रुपए और देते, और अगर इसको हम 1 साल और रखते तो 4 और देते। इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं देते, क्योंकि इसमें लास्ट तक हमने यूज ही किया। तो 848 रुपया लास्ट तक पैसा यूज करने पर देना था। यहां लास्ट तक यूज करने पर हमको कितना देना था? 100, 200, 300, 400, 12, 8, 20, 4, 24, 424 देना है। अगर प्रत्येक किस्तों में देना है तो 100 से गुना, आंसर हो जाएगा 200। यानी आपका 848 रुपया हमको कब लौटाना है? जब हम 4% की दर से 4 साल बाद पैसा देने जाएंगे तब। अगर इसको किस्तों में लौटाना है तो कितना होगा? सर किस्तों में लौटाना है तो 200 के हिसाब से 4 किस्त यानी 800 लौटाना है। सर किस्तों में 800 लौटाना है, सर अगर 4 साल बाद देंगे तो 848 पे लौटाना है। यानी हम कह सकते हैं किस्तों में दिया गया पैसा 4 साल के बाद दिए गए पैसे से 48 रुपया कम है। कभी कभी यह भी पूछ सकता है कि किस्तों में लौटाई गई टोटल धनराशि एक बार में लौटाई गई धनराशि से कितना कम है? तब तुरंत कहेंगे किस्त का दाम 200 बना है, 4 किस्त में 800 बनेगा, और 848 4 वर्ष के बाद लौटाना है, यानी 48 पे एक्स्ट्रा हो गया। देखिए, किस्तों वाले प्रश्न से नहीं डरना है। एक बात और मैं आपको पहले ही बता दूं, चक्रवृद्धि ब्याज वाला किस्त ज्यादा आसान है साधारण ब्याज वाले किस्त से। आपको लग रहा होगा साधारण ब्याज वाला किस्त आसान है सर, चक्रवृद्धि ब्याज वाला तो कठिन होगा। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, साधारण ब्याज वाला किस्त उसी को समझ में आएगा जो मेरा आधा घंटा पहले जो बताए हैं उसको, जिसको समझ आ गया साधारण ब्याज वाला किस्त क्लियर होगा। चक्रवृद्धि ब्याज वाला किस्त तो उसको भी समझ में आ जाएगा जो 10 साल से कलम कॉपी नहीं पकड़ा। देखिए, लिखा एक आदमी 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष के अंत में कुछ धनराशि जमा करता है। यानी ये वर्ष का शुरुआत है, ये वर्ष का शुरुआत है। लेकिन एक आदमी पैसा जमा कब करता है?
वर्ष के अंत में, ये साल बीत जाएगा तो अंतिम में, साल के अंत में यानी 31 जनवरी को कुछ धनराशि जमा करता है और 5 वर्ष के अंत में उसे बैंक से 4200 रुपया प्राप्त होता है। तो बताइए प्रत्येक वर्ष के अंत में कितनी धनराशि जमा कराता था। तो आपका माना कि एक साल बीत गया और पहला साल के लास्ट में यानी 31 दिसंबर को वो जाके 100 रुपया बैंक में जमा कर दिया और दूसरा साल के अंत में फिर 31 दिसंबर आया तो फिर आपका वो 100 रुपया जमा कर दिया और फिर आपका जब साल 31 दिसंबर आया तो फिर उसने 100 रुपया जाके बैंक में जमा कर दिया और जब फिर 31 दिसंबर आया तो फिर उसने बैंक में 100 रुपया जमा कर दिया, 31 दिसंबर को फिर बैंक में 100 रुपया जमा कर दिया और 5वां साल आया तो लास्ट में जाके फिर 31 दिसंबर को वो 100 रुपया जमा कर दिया। लैंग्वेज समझिएगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज कहा है कि एक आदमी 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष के अंत में कुछ धनराशि जमा करता है। यानी साल के शुरू में नहीं, 1 जनवरी को कुछ नहीं करता है, 1 जनवरी नहीं 31 दिसंबर को जाता है, अब बैंक वाले को कहता है 100 रुपया रख लो, फिर अगला साल 31 दिसंबर को फिर 100 रुपया देता है, फिर 31 दिसंबर को ऐसे कर करके देता है। अब कहता है 5 वर्ष के अंत में उसे बैंक से 4200 रुपया प्राप्त हुआ है। तो बताइए प्रत्येक वर्ष में कितना धनराशि जमा किया। तो आप मुझे ये बताइए, आप उसने ये 31 दिसंबर को बैंक में जाके जमा किया तो क्या उसको इस साल ब्याज मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसको ये 1 साल का ब्याज मिलेगा, इस साल का ब्याज मिलेगा, इस साल का ब्याज मिलेगा और इस साल का ब्याज मिलेगा, क्योंकि इस पे ब्याज तब मिलेगा जब 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, 4 साल का ब्याज इसको मिलेगा इस पे। तो इस पे 4 साल का ब्याज मिलेगा तो 10 चौका 40 मिलेगा। ये पैसा जाके यहां जमा किया तो यहां जमा करेगा तो 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता तो इसमें 30% ब्याज मिलेगा, 10% के हिसाब से 3 साल में। ये 31 दिसंबर को जमा किया तो 1 साल का ब्याज मिलेगा, 2 साल का ब्याज मिलेगा, 20 ब्याज मिलेगा। यहां जमा किया तो इसको 1 ही साल का ब्याज मिलेगा 10। और ये 31 दिसंबर को जाके जमा किया, अब 5 वर्ष के अंत में वो पैसा भी निकाल लिया। यहां लिखा हुआ है कि एक आदमी 10% की दर से प्रत्येक वर्ष के अंत में कुछ धनराशि जमा करता है और 5वें वर्ष के अंत में बैंक से निकाल लेता है। तो लास्ट में बैंक में 31 दिसंबर को जमा करेगा, वो तुरंत निकाल ही लेगा 31 दिसंबर को, तो बैंक वाला उसको क्या कुछ ब्याज देगा? अब लास्ट को 31 दिसंबर को कहेगा बैंक में पैसा ले लीजिए और दूसरा सरकार से कहेगा हमको पैसा दे दीजिएगा, तो आपको कोई ब्याज नहीं देगा, तो यहां पर इसको 0 ब्याज मिलेगा। अब देखिए टोटल उसके बैंक में धनराशि 4200 जमा हो गया। यहां देखिए इसका 100, 200, 300, 400, 500 ये हो गया और 100 रुपया ये हो गया, यानी उसके बैंक में टोटल 600 जमा हो गया। प्रत्येक साल कितना जमा करता था? तो 100 जमा करता था, यानी आपका हर एक साल जाता था बैंक में और 700 रुपया जाके जमा कराता था। 700। बोलिए इस हिसाब में कैसा लगा? आप कैसा फील कर रहे हैं इस हिसाब को बनाने के बाद? जल्दी बताइए, इस हिसाब को बनाने के बाद आपको कैसा फीलिंग आ रहा है? प्रिंस कुमार लिख रहे हैं सर नहीं समझ में आया है। ठीक है, कोई बात नहीं। और किसको समझ नहीं आया बताइए? और किसको समझ में नहीं आया? प्रिंस कुमार बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आया सर। प्रमोद राज का तो आंसर आ चुका है, पूरे बैच का नेगेटिव लड़का है प्रमोद राज, उसका आंसर आ चुका है, प्रिंस का कैसे नहीं आया? चलिए देखिए प्रिंस कुमार, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपके लिए हम स्पेशल ये हिसाब को दोबारा बता रहे हैं। एक आदमी था, वो हर साल के अंत में बैंक में जाके एक बराबर की धनराशि जमा करता था। तो ध्यान दीजिएगा, ये 1 जनवरी है, 1 जनवरी है। इसने क्या किया कि साल का जब अंतिम साल आया, यानी साल का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर, और 31 दिसंबर को वो बैंक में जाके 100 रुपया जमा कर दिया। 100 रुपया जमा कर दिया, हर एक साल के अंत में वो बराबर पैसा जमा करता था। वो 100 रुपया ले गया, बैंक वाले को बोला कि रख लीजिए, मेरा पैसा बैंक में डाल दीजिए। तो इसको ये इधर का ब्याज नहीं मिलेगा क्योंकि उसने साल के अंतिम में जमा किया 31 दिसंबर को। फिर वो क्या किया, अगला साल फिर 1 जनवरी से आपका 31 दिसंबर आया, तो 31 दिसंबर में जब आया तो 31 दिसंबर को फिर बैंक वाला के पास गया और 100 रुपया जमा कर दिया। ठीक है, आगे देखिए। फिर उसने कहा कि हम 31 दिसंबर में फिर 100 रुपया जमा करना चाहते हैं, यानी वो जब भी पैसा जमा करता था ना प्रिंस, तो साल के अंत में जमा करता था 31 दिसंबर को। फिर 31 दिसंबर आया तो फिर वो पैसा जमा कर दिया 31 दिसंबर को। ये सब अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 100 रुपया जमा कर दिया और जब 31 दिसंबर दोबारा आया तो वो फिर जाके पैसा जमा कर दिया और इसी दिन पैसा निकाल भी लिया, क्योंकि उसने कहा कि 5 साल के बाद हम पैसा ले भी लेंगे। 5 साल बाद पैसा लेगा तो ब्याज समेत लेगा। अब सोचिए कि साल के अंत में वो पैसा जमा कर रहा है और इस दिन पैसा निकाल भी रहा है, इसी दिन पैसा निकाल भी रहा है प्रिंस, क्योंकि बोल रहा है कि 5 वर्ष के अंत में हम पैसा निकालेंगे भी। तो आप मुझे बताओ, बैंक वाला जो इस पर ब्याज देगा
वो कितने सालों का देगा? तो ये जो पैसा दिया है ये 31 दिसंबर को दिया है, यानी इसको इधर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जमा पैसा करते हैं उसके बाद ब्याज चालू होता है, उसके पहले ब्याज चालू नहीं होता है। तो बैंक वाले ब्याज किसको दिया जाता है? जितना दिन तक आपका पैसा बैंक वाला या कोई भी आदमी यूज करेगा उतना ही दिन का ब्याज देगा, ठीक है? तो बैंक में आपने यहां जमा किया तो बैंक वाला इसको यहां तक रखा 1 साल, फिर 1 साल और रखा 2 साल, फिर 1 साल और 3 साल, फिर 1 साल और 4 साल, यहां तो आपने पैसा निकाल लिया। तो ये 4 साल तक बैंक वाला यूज किया तो आपको 10 चौका 40% ब्याज देगा, तो 100 का 40% 40 रुपया ब्याज हुआ। इस वाले पैसे को बैंक ने कितना दिन तक यूज किया? 1 साल यहां बीता, 2 साल यहां बीता, 3 साल यहां बीता, यानी 3 साल तक आपका बैंक वाला इसको पैसा यूज किया, तो 10% के हिसाब से 3 साल में 30% पैसा और देगा, तो 100 का 30% ब्याज 30 होगा। ये वाला पैसा बैंक वाला इधर थोड़ के ब्याज देगा, ये वाला पैसा आपने यहां रखा तो इसका ब्याज यहां के बाद चालू होगा, तो 1 साल ब्याज, 2 साल ब्याज मिलेगा, यानी 10 गुना 20% के हिसाब से 20 रुपया ब्याज मिलेगा। ये पैसा आपका बैंक में केवल 1 ही साल रहा तो 1 साल का ब्याज 10%। ये वाला पैसा जिस दिन आप रखे हैं उसी दिन आपने निकाला है, क्योंकि आप पैसा जमा कराते हैं 31 दिसंबर को और 5 साल बाद पैसा ले भी लेते हैं। 5वें वर्ष के अंत में आप पैसा ले रहे हैं, 5वें वर्ष के अंत में ही पैसा ले रहे हैं, तो आप जिस दिन पैसा डाल रहे हैं उसी दिन पैसा निकाल रहे हैं, इस पर नथिंग ब्याज मिलेगा। तो आपका बैंक से टोटल पैसा आपको 4200 मिला, आपने बैंक में टोटल जमा कराया 500 और 100 रुपया बैंक से ब्याज आया, यानी इसका तुलना 600 से, क्योंकि बैंक वाले ने टोटल इतना दिया, आपका यहां दिया गया धन, जमा किया कराया गया धन और आपका ब्याज, टोटल धन 600 हुआ। अगर आपसे पूछता बैंक ने उसे कितना ब्याज दिया तो आपका ब्याज इतना दिया। अगर आपसे पूछता कि बैंक ब्याज कितना दिया तो 100 से गुना, लेकिन आपसे प्रत्येक किस्त पूछा है तो 100 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7 छक 42। बाबू प्रिंस साहब, आप अगर समझ गए हैं अब, तो अब एक अच्छा सा प्यारा सा इमोजी बना के, और कैसा इमोजी? खुश वाला, एकदम जल्दी से बना के यस लिख दीजिए फटाक से। चल ठीक है। चलिए 6ठा नंबर सवाल बनाइए। प्रीतम राज का तो हंसते हंसते आंख से आंसू निकल रहा है। चलिए चलिए, थैंक्स की कोई आवश्यकता नहीं प्रिंस, आप लोग का पूरा पूरा हक है पूछने का, और ये पूरा मैं छूट देकर रखता हूं क्लासरूम में, आप जितनी मर्जी करें उतनी बार पूछ सकते हैं। चलिए 6ठा बनाइए। देखिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 9300 की राशि दे है तो वार्षिक किस्त क्या है? यानी आपको 5 वर्ष बाद लौटाने जाइएगा तो पैसा 9300 लगेगा, यानी 12% के दर से डायरेक्ट 5 साल बाद लौटाइएगा तो आपको 9300 लौटाना पड़ेगा। अगर किस्तों में लौटाना चाहिए चाहते हैं तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए, पूछ रहा है आपसे, बनाइए। देखिए 5 वर्ष में 5 किस्त बनेगा, 100 का 5 किस्त बनेगा, 100, 200, 300, 400 और ये 500, ठीक है भाई। अगर ये हम 4 साल पैसा और यूज करते तो हमको 12 चौका 48 ब्याज और देना पड़ता, इसमें 12 तिया 36, इसमें 12 दूना 24, इसमें 12, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं, 0। यहां 5 साल बाद लौटाते तो 9300 लौटाना पड़ता, यहां 5 साल बाद लौटाते तो 500 इधर हो गया आपका, 48, 24, 36, 12, तो यहां देखिए 48 और 12 आपका 60 हो गया, और 48 और 12 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100, 100 और 10, 110, 120, 120 के मतलब हो गया आपका 500 और 1, 620। प्रत्येक किस्त का दाम 100, तो 0 से 0 खत्म, यहां जोड़ने में गलत हो गया क्या? 4 दू 6, 6 10, 10, हाँ जोड़ने में गलत हो गया, 4 दू 6, 6 12, 12 8 20, हाथ में 1, दो 1 3, दो 5, 5 3 8, 8 4 12, और ये आपका 100, 200, 300, 400, 500, 5 1 620, 620 है, और इसका ये कट जाएगा, और 31 दूना 62, 31 तिया 93 और 15 दूना 30, यानी प्रत्येक किस्त का दाम 1500, प्रत्येक किस्त का दाम 1500। बाप रे,
चंदन बाबू अभी आए ही हैं क्लास करने के लिए, वो अभी गुड इवनिंग लिख रहे हैं। बताइए, पूरा कहानी खत्म हो गया, राम जी वनवास छोड़ के राज दरबार में भी आ गए। ये अभी छोड़िए, हटाइए, नहीं बोलेंगे। सातों बनाइए। ₹900 की वार्षिक किस्त 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में किस धनराशि के कर्ज को चुकाएगी? ये बनाइए, ₹900 की वार्षिक किस्त 15% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में किस धनराशि को चुकाएगी? इसको आप जल्दी से सॉल्व करिए, आपसे 2 मिनट में मिलते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी लोग बना भी दिए हैं, सही है। देखिए, हाँ, 5 वर्ष में 5 किस्त बनेगा, प्रत्येक किस्त 100-100 का, प्रत्येक किस्त 100-100 का, और आपका ₹900 का वार्षिक किस्त है। अगर हम इसको 4 साल बाद इसका ये यूज 4 साल और करते तो 15 × 60 पे एक्स्ट्रा ब्याज लगता। इसको 4 साल या 3 साल और यूज करते तो 15 × 45 एक्स्ट्रा लगता। इसमें 15 दूना 30 एक्स्ट्रा लगता, इसमें 15, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं। तो यहाँ हम किस्तों में लौटाते तो 900 का किस्त लगता, यहाँ किस्तों में 100 है। अगर डायरेक्ट देने जाते हम 5 साल बाद देने जाते तो हमको ये तो लगता ही 100, 200, 300, 400, 500 तो लगता ही, साथ में ये भी देना पड़ता। तो आपका 60 और 40 100, और यहाँ 30 और 10 40 और 10 50, यानी आपका 150 और देना पड़ता। तो ये आपका 500 और 150, 650 और देना पड़ता, 650 देना पड़ता। तो यहाँ से यहाँ खत्म, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 54 × 4 = 58, आंसर हो जाएगा 5850। 5850 सही है। चलिए आगे में उल्टा भी सवाल रह सकता है। अब यहां देखिए, चलिए ऐसे भी यहीं तक रहने देते हैं आज, ठीक है। अब जो है सवाल का पैटर्न बदल गया है। अब किस्त वाले प्रश्न में किस्त वाले प्रश्न में किस्त वाले प्रश्न में किस्त वाले प्रश्न में दर निकालना, किस्त वाले प्रश्न में दर निकालना आपको मैं कल सिखाऊंगा। कि किस्त वाले प्रश्न में दर कैसे निकाला जाता है वो मैं कल सिखाऊंगा। आज इतना ही हम इसलिए रहने देंगे क्योंकि किस्त वाला प्रश्न का डर आपको समाप्त हो जाएगा। आपको पीडीएफ लगा दिया धीरज? हाँ, व्हाइट वाला। अभी आधा घंटा के अंदर आपको एसआई का पूरा पीडीएफ, एसआई का पूरा पीडीएफ व्हाइट में हम लगवा देते हैं, व्हाइट में लगवा देते हैं, ठीक है। आप लोग सारा टाइप शुरू से रिवाइज करके कल रखना। देखो, वैकेंसी आते रहेगा, मैं शुरुआत में ही बोला था कि वैकेंसी कभी खत्म होने वाला नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कर ले, सरकारी नौकरी भी रहेगा, सरकार भी रहेगा और सारा कुछ रहेगा। तो 5000 वैकेंसी जो है आपका एसबीआई बैंक का एसोसिएट में आया है, तो इसकी परीक्षाएं भी 3-4 महीना बाद ही लिया जाएगा, ऐसे भी फॉर्म भराने के बाद भी। तो आप इसकी तैयारी करने के लिए आपको अब कुछ नहीं करना है। जो भी मैथ्स आपने पढ़ा है उसको शुरू से रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। और दूसरा, एक्स्ट्रा कोई कोर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अब आपको, केवल रीजनिंग को मजबूत रख लीजिए। और रीजनिंग का बैच, आप कितने लकी हैं कि तुरंत रीजनिंग का बैच भी आ रहा है, आप उसको जल्दी से परचेज करिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और एगो सेटअप बनाना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग प्रतिदिन। अगर बैंकिंग का तैयारी करते हैं तो बैंकिंग का सेट बनाइए, अगर आप एसएससी का तैयारी करते हैं तो एसएससी का सेट बनाइए। अब आपको प्रतिदिन एक सेट बनाना चाहिए, तभी आपका उद्धार होगा। वरना आज इसका कोर्स खरीद के पढ़ रहे हैं, कल उसका कोर्स खरीद के
के पढ़ने से कोई फायदा नहीं। आप जो खरीदे हुए कोर्स है इसी मैथ को रिवीजन करना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो कल का होमवर्क है SI पूरा आपको बना के आना है, PDF हम आधे घंटे के अंदर लगवा रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं, इंटर लेवल पे नहीं है भाई, ये ग्रेजुएशन लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे है। बाकी डिटेल आपको हम टेलीग्राम चैनल पे आधे घंटे के अंदर भिजवा देते हैं। इसका डिटेल जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको डलवा देते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई।